अरब दुनिया में सबसे ज्यादा तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाले ओमान के सुल्तान काबूस बिन सैयद 79 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। हैसम बिन तारिक बिन तैमूर को ओमान का नया सुल्तान मुकर्रर किया गया है। सुल्तान काबूस गुज़श्ता माह बेल्जियम में तिब्बी मुआयने और इलाज करवाने के बाद वतन वापस आए थे। इत्तलात के मुताबिक वो कैंसर के मरज में मुब्तला थे। सुल्तान काबूस ने ओमान को सफारती तौर पर गैर जानिबदार ममालिक में शामिल करने के साथ साथ बाज़ मौक़े पर बैनुल-अक़वामी सालिस का किरदार भी अदा किया। काबूस सैयद खानदान के 8वें फरमारवा थे। ये खानदान सन 1744 से ओमान पर हुकूमत करता चला रहा है। काबूस 18 नवंबर सन 1940 को पैदा हुए। सन 1958 में काबूस तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड चले गए। ओमान के शाही खानदान में बरतानिया के साथ तारीखी ताल्लुकात उस्तवार करने में काबूस का अहम किरदार था। काबूस ने सैंडहर्स्ट की रॉयल मिलिट्री एकेडमी में 2 साल तालीम हासिल की और 6 माह मगरबी जर्मनी में बरतानवी फौज में गुजारे। सन 1962 में वो ओमान वापस आए। काबूस को ओमान के शाही महल में सन 1964 से सन 1970 तक महदूद रखा गया और उन्हें हुक्मरानी में कोई भी जिम्मेदारी देने से इनकार कर दिया गया था। वो अपने वालिद के तर्ज हुकूमत से बेजार थे। उन्हें अपनी फौज पर भी शुबा था कि वो जफारी के बागियों से लड़ने के काबिल नहीं है। सन 1963 में जब तेल की बरामदात शुरू हुई तो काबूस के वालिद इन पैसों से तरक्याती काम नहीं करना चाहते थे और तेल से हासिल होने वाली आमदन वो अपने पास ही जमा कर रहे थे। इस वक्त के खलीजी हुक्मरानों में बरतानिया का काफी असर व रसूख था और बरतानिया ने ही काबूस को अपने वालिद को इक़्तिदार से बेदखल करने में मदद की। 23 जुलाई सन 1970 को काबूस ने अपने वालिद का तख्ता उलट दिया। इस वक्त नए सुल्तान यानी काबूस की उम्र सिर्फ 30 साल थी। ओमान में बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी थी। इंतजामिया में बासलाहियत लोगों की बहुत कमी थी। नए सरकारी इदारे सिरे से मौजूद ही नहीं थे। काबूस ने आहिस्ता आहिस्ता इक़्तिदार पर अपना असर व रसूख बढ़ाया। उन्होंने माली, दिफा और खारजा उमूर अपने पास रखे। काबूस ने सुल्तान बनने के बाद जफारी बागियों का मुकाबला किया और इस लड़ाई में बरतानिया, उर्दन और ईरान ने मदद की। 6 साल के अंदर बागियों को कौमी धारे में शामिल कर लिया गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक काबूस को ओमान में शऊर और बेदारी लाने वाले हुक्मरान के तौर पर याद रखा जाएगा। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में तेल की कमाई से अरबों डॉलर की सरमायाकारी की। इसके साथ ही ओमान की फौज को इस खित्ते की बेहतरीन तरबियत याफ्ता फौज बनाया। काबूस की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने खारजा पॉलिसी को बिल्कुल आज़ाद रखा। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तसादुम में उन्होंने ओमान को किसी एक फरीक की तरफ झुकने नहीं दिया। यहाँ तक कि सऊदी अरब और इसके इत्तेहादियों के कतर के साथ तनाज़े में भी ओमान मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार था। सन 1980 से सन 1988 तक इराक और ईरान के माबैन जंग के दौरान भी ओमान ने दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम रखे मगर अपना झुकाव किसी एक मुल्क की तरफ न किया। सन 1979 में ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात खराब हो गए। उस वक्त भी काबूस ने ओमान को किसी एक कैंप में नहीं जाने दिया। सुल्तान काबूस ने सन 2013 में ईरान और अमेरिका के दरमियान खुफिया सालसी भी की थी। इसी के जरिए इसी वक्त के अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने ईरान के साथ जौहरी मुआहिदा किया था। रॉयटर्स के मुताबिक सफेद दाढ़ी वाले सुल्तान काबूस आखिरी मर्तबा अक्टूबर सन 2018 में इस्राएली वजीर आजम बेंयामीन नेतन्याहू के साथ नजर आए थे। नेतन्याहू ने ओमान का दौरा किया था। बाकी मुसलमान ममालिक के रहनुमा अमूमी तौर पर इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू से खुलकर मिलने से गुरेज करते हैं, लेकिन अब सुल्तान काबूस के इंतकाल के बाद ओमान नए सुल्तान की कमान में है। नए सुल्तान का इंतखाब बगैर किसी तनाज़े के आसानी से हुआ, लेकिन क्या इनके लिए आगे की राह इतनी ही आसान होगी? माहिरीन का कहना है कि हैसम बिन तारिक आल सैद अमान की मौजूदा पॉलिसी को जारी रखेंगे। नए सुल्तान ने वादा किया है कि वो अमान की गैर जानिबदारी की खारजा पॉलिसी को बरकरार रखेंगे। ये इस बात का इशारा है कि मशरक़ वुस्ता के दीगर हिस्सों में फैली बदअमनी के बावजूद हुक्मरान के तब्दील होने से ओमान में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती। चैथम हाउस मशरक़ वुस्ता और शिमाली अफ्रीका प्रोग्राम के नायब डायरेक्टर सनम वकील ने DW को बताया कि उन्होंने अपने पहले बयान में ही इस बात का इशारा किया है कि वो सुल्तान काबूस की मीरास को जारी रखने का इरादा रखते हैं। मेरे ख्याल में ये कहना ज्यादा अहम है कि ओमान एक गैर जानिबदार मुल्क की हैसियत से खलीजी ममालिक में रहा है और इस पर कई सालों से तनाज़ा रहा है। ओमान ने बहुत से इलाकाई तनाज़ात को कम करने की कोशिश की है। इनमें सन 2009 में ईरान में कैद 3 अमरीकी मुसाफिरों की खुसूसी रिहाई भी शामिल है। इसके अलावा कतर के शहरियों को दारुल हुकूमत दोहा वापस आने में ताउन शामिल है। ये सन 2017 का मामला है।
जब कतर में सफारती बहरान चल रहा था, जिसमें खलीज फारिस के बहुत से ममालिक ने कतर जाने वाला समंदरी रास्ता बंद कर दिया था। ओमान की बरतानिया, इसराइल और चीन समेत मुतअद्दिद ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखने की अहलियत ने इसे मशरिक़ वुस्ता में गैर जानिबदारी की अलामत बना दिया है। गैर जानिबदार मुल्क होने की वजह से ओमान दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ नजर आता है और यही बात गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने और मुआशी तनाजुर में अपने लिए एक नया किरदार तलाश करने में बहुत फायदेमंद साबित हुई है। हैसम पर मुल्क के दाखिली उमूर को संभालने के साथ साथ हौसलामंद इक़्तिसादी मंसूबों पर अमल दरामद करने का दबाव भी हो सकता है। उन्हें ओमान की मईशत को तेल के अलावा दूसरे मुतबादिल जराए पर लाने के लिए चैलेंज का सामना होगा। ओमान को तेल पर मबनी मईशत से दूसरी जानिब ले जाने के लिए उन्हें पहले ओमान के अवाम को जवाब देना होगा, जो सारी जिंदगी सिर्फ एक सुल्तान को जानते थे। नए सुल्तान पर एतमाद करने में वक्त लगेगा। हैसम ओमान की 2040 कमेटी की सरबराही करते हैं, जिसका मकसद मुल्क को मजीद पायदार मईशत की तरफ ले जाना है। ओमान के पास किसी भी खलीजी मुल्क के मुकाबले में तेल के जराए बहुत कम हैं और सन 2014 में तेल की कीमतों में कमी के बाद से वो बेरोजगारी और मुश्किल बजट के गर्दाब में फंस गया है। नए सुल्तान के सामने ये चैलेंज होगा कि किस तरह मईशत को तेल के अलावा कोई और बुनियाद फराहम की जाए। इसके साथ साथ ज्यादातर लोगों की मुआशी हालत को बेहतर रखने का भी चैलेंज होगा। ओमान के नए सुल्तान हैसम ने सन 1979 में ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन की थी और वो सुल्तान बनने से पहले हेरिटेज और सकाफत के वजीर रह चुके हैं। वो सन 1994 से सन 2002 तक वजारत खारजा में जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर भी फायज रह चुके हैं। माहिरीन का ख्याल है कि सुल्तान काबूस के बाद बगैर किसी तनाज़े के उनका जानशीन मुंतखब होना एक पुरअमन हुकूमत की तब्दीली है। काबूस की कोई औलाद नहीं थी और न ही उन्होंने अवामी तौर पर अपने जानशीनों में से किसी को मुकर्रर किया था, लेकिन एक बंद लिफाफे में उन्होंने जानशीन की हैसियत से अपनी पसंद जाहिर की थी। हफ्ते के रोज शाही खानदान ने जमा होकर काबूस के इंतखाब पर गौर किया और रजामंदी से हैसम बिन तारिक को नया सुल्तान मुंतखब किया। यह तब्दीली चंद घंटों के अंदर एक सुल्तान से दूसरे सुल्तान में बहुत आसानी से हुई है, जबकि इससे कबल बहुत सारे तज्जियाकारों ने पेशगोई की थी कि नए सुल्तान का इंतखाब आसान नहीं होगा। ओमान की एक सालिस की हैसियत के बावजूद मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल नए सुल्तान के लिए मुश्किलात का बायस हो सकती है। सबसे परेशान कुन कतर का बहरान और सऊदी अरब का मुहासरा है। इसके अलावा ओमान की सरहदों पर यमन में भी जंग जारी है। तेल की कीमतों में कमी के साथ इस दबाव को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा। काबूस की 5 दहाइयों पर मबनी हुक्मरानी के दौरान ओमान में बड़ी मुआशी और मुआशरती तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं और ये मशरिक़ वुस्ता के ममालिक में एक बड़े अमन साज ममालिक में शामिल रहा है। किसी सूरत में साबिक सुल्तान ने मुल्क को जदीद बनाया, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बेहतर है और ओमान ज़री मुआशरे से निकलकर सनती मुल्क बना। उन्होंने अपनी सयाहत का फ़रोग़ किया और आज ओमान को खलीजी ममालिक में एक बेहतरीन सयाहती मुल्क समझा जाता है। सुल्तान काबूस की ये कामयाब पॉलिसियाँ ही थीं जिसकी वजह से उन्हें लव ट्रायंगल का हीरो कहा जाता है। ओमान की अपनी मखसूस खारजा पॉलिसी रही है और शायद इसलिए मशरिक़ वुस्ता के एक सिरे पर मौजूद ये छोटा सा मुल्क एक बार फिर से खित्ते के मुख्तलिफ तनाज़ात में से एक के मरकज़ में आ गया है। इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू की मेज़बानी से ओमान मशरिक़ वुस्ता के अखबारात की सुर्खियों में आया। शायद ओमान की ये पेशकदमी मशरिक़ वुस्ता के ममालिक में इसराइल को तस्लीम करने और तल अवीव के साथ दूसरे अरब ममालिक के ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए रास्ता हमवार करे। इसराइली वज़ीर आज़म के दारुल-हुकूमत मस्कत के गैर मुतवक्के दौरे के एक दिन बाद ईरान की पॉलिसी के बरखिलाफ ओमान ने कहा कि शायद अब वक्त आ गया है कि इसराइल को भी इलाके के दीगर ममालिक की तरह कबूल किया जाए। ख्याल रहे कि ईरान के साथ ओमान के रिश्ते हमेशा दोस्ताना और मीठे रहे हैं। नेतन्याहू के मस्कत के दौरे से सिर्फ 4 दिन पहले ओमानी वज़ीर ख़ारजा के सियासी मुआवन मोहम्मद बिन अल हसन ने तेहरान का दौरा किया था और ईरान के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ से मुलाकात भी की थी। बैक वक्त इसराइली वज़ीर आज़म की मेज़बानी और ईरान के साथ दोस्ताना रिश्ते ही दर हकीकत सुल्तान काबूस की मखसूस ख़ारजा पॉलिसी का नतीजा हैं। ओमान इलाकाई तनाज़ात में आम तौर पर गैर जानिबदार ही रहता है। ओमान ने 70 साल से अब तक एक मुनफरिद हिकमत अमली अपनाए रखी है, जिसकी मिसाल मशरिक़ वुस्ता में कम ही पाई जाती है। दीगर ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कभी नहीं करता, अगरचे हालिया बरसों में मशरिक़ वुस्ता में ऐसे हालात कई बार पैदा हुए हैं। मिसाल के तौर पर शाम और यमन की सूरत हाल हो, और सबसे अहम बात यह है कि ओमान ने हमेशा तरफ़ैन का साथ दिया है ताकि सालसी का एजाज़ हासिल कर सके। ओमान की इन्हीं खसूसियात ने उसे गैर जानिबदार अहम सियासी खिलाड़ी के तौर पर
कायम किया है। यही वजह है कि गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान ओमान के सफारतकार बड़ी तादाद में दूसरे ममालिक का दौरा करते नजर आए और दूसरे ममालिक के रहनुमा और सफारतकार मस्कत आए हैं। इस आमदरफ्त ने वहाँ की सियासत के बारे में क़यास आराइयों की हवा दी है। आज इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन की बहाली की कोशिशों में बढ़ती हुई नाउमीदी के साए तले अगर ओमान को इस तारीखी तनाज़े में सारसी का किरदार अदा करने का मौका मिल रहा है तो ये रातों रात किए गए फैसलों का नतीजा नहीं है, बल्कि इसकी वजह सुल्तान काबूस की वो पॉलिसियां हैं जिन पर वो हमेशा से अमल पैरा रहे।